हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कर रहे थे क्लास 12th का ही टॉपिक साइक्लोट्रॉन। और हमने साइक्लोट्रॉन के अंदर जो है उसका प्रिंसिपल, उसकी जो ब्रीफ लाइन थी, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड डायग्राम, मतलब क्या काम हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं मेन लाइन जो है, स्टार्टिंग लाइन मतलब साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखवा चुकी हूँ आपको, प्रिंसिपल मैंने आपको लिखवा दिया था, डायग्राम बनवा दी थी, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी थी वर्बली, लेकिन हमने लिखा नहीं था। मतलब समझा मैंने कंप्लीट ही दिया था आपको, लेकिन राइट डाउन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपके पास कोई भी बुक है, जो भी बुक इस टाइम आपके पास अवेलेबल है, चाहे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आपके पास, चाहे आपके पास मॉडर्न्स की बुक है या फिर किसी और ऑथर की बुक है, तो आप किसी भी ऑथर की बुक में से जो है कंस्ट्रक्शन जो है उसको आराम से रीड कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी ही वर्डिंग के अंदर। अब हम चलते हैं कि साइक्लोट्रॉन के अंदर ही उसकी वर्किंग पार्ट के ऊपर। वर्किंग का मतलब मैथमेटिकल स्टेप्स और जो भी रिलेशन साइक्लोट्रॉन हमें देता है वो हमने सारे निकालने हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो यानी कंस्ट्रक्शन तो आपकी थ्योरी होगी कि कंस्ट्रक्शन में अपने थ्योरेटिकल लाइंस लिखनी है। अब हम करने लगे हैं वर्किंग भी, हमने समझ ली थी कि किस तरीके से क्या क्या कौन, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है उसकी जब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा तो डीज जो है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती रहेंगी, जिस वजह से साइक्लोट्रॉन जो है वो सर्कुलर मैनर में मूव करते रहेगा और उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। अब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के दोनों पॉइंट्स ये तो आपने बुक से रीड करने हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको वैसे लिखवाई ही दी थी वर्बली, कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, ये आप किसी भी बुक में से जो है रीड करके उसको अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं थ्योरी पार्ट के ऊपर। थ्योरी का मतलब वही मैथमेटिकल रिलेशंस की बात मैं कर रही हूँ जो हमने समझने हैं। अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, चार्ज्ड पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में चलाने का काम करने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में, अगर आपको याद हो दो डीज थी आपके पास, इन दोनों डीज के बीच में हमने यहाँ पे कोई सोर्स रखा था चार्ज पार्टिकल। हमने सपोज किया था D1D है D2D है, कि किसी टाइम पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो D1D नेगेटिव है और D2D क्या है, पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डीज दोनों चार्ज हो चुकी हैं तो डीज के सरफेस के ऊपर क्या करेगा, चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल को मिलेगी वेलोसिटी। लेकिन ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चार्ज्ड पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो उसे सर्कुलर ट्रैक में घुमाता है, जिस वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में चलेगा। और आपको बताया था जैसे ये चार्ज पार्टिकल डी के अंदर एंटर करेगा तो डी के अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों, क्योंकि कोई भी होलो मेटालिक कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। यानी अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है डी के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या है, 0। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करना बंद कर देगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर ट्रैक में ही चला के बाहर ले आएगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा अगेन पोलैरिटी गेट रिवर्स, यानी D1D हो जाएगी पॉजिटिव और D2 हो जाएगी नेगेटिव। यानी इतने हिस्से में गैप के बीच में, दोनों डीज के बीच का जो गैप है उसके अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई रिवर्स। इस वजह से ये चार्ज्ड पार्टिकल जब भी गैप में आएगा क्या फील करेगा, एक्सेलरेशन फील करेगा। वाई, क्योंकि जब जब ये गैप के अंदर आएगा इसके ऊपर एक्ट करेगी इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स विच इज Q इंटू E। इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, तो ये बन गया Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया, QE अपॉन M। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, समझा ही रही हूँ सिर्फ। तो यानी एक्सेलरेशन आई ना, जब आपके पास ये प्रोटॉन पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी है गैप के अंदर आएगा तो गैप में हर बार इसने एक्सेलरेट होना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेट होने के कारण बड़े रेडियस को कवर करेगा, बड़े ट्रैक को बनाएगा, और जैसे ही फिर से डी के अंदर एंटर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है जो उसे उसी रेडियस के ट्रैक के अंदर घुमाएगी और फिर ये बाहर आ गया। अब ये फिर से बाहर आया तो फिर इसको पोलैरिटी रिवर्स मिली, पोलैरिटी जब फिर रिवर्स मिली तो फिर से इसके एक्सेलरेशन फील करनी है इसने और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, रेडियस ऑफ द ट्रैक बढ़ता जाएगा।
इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि एक विंडो बनी होगी यहाँ पे, इस विंडो में से बाहर जाके ये टारगेट को क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा। तो ये सारी बात जो थी वो आपकी कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में मैं आपको समझा चुकी हूँ इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। यानी हम देखें, एक बात नोट करें कि जब ये चार्ज पार्टिकल चलता है तो ये सेमी सर्कल काट के पहले बाहर आता है, फिर इसका रेडियस इंक्रीज होता है, फिर नया सेमी सर्कल काटता है, फिर बाहर आता है, फिर ये एक्सेलरेट होता है, फिर नया सेमी सर्कल काटता है, फिर बाहर आता है, फिर एक्सेलरेट होता है, फिर सेमी सर्कल काटता है, बाहर आता है, फिर से एक्सेलरेट होता है। यानी हर बार ये सेमी सर्कल कवर करता है, और सेमी सर्कल कवर करते हुए जब जब ये गैप के अंदर आता है, यानी दो डीज के बीच के गैप के अंदर आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन देगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और रेडियस ऑफ द ट्रैक भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसको उतने ही टाइम के अंदर हर बार गैप के अंदर आना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्पीड बढ़ती है और डिस्टेंस को भी आप बढ़ाते जाओ तो आप टाइम को फिर सेम रख सकते हैं। अगर अकेली स्पीड बढ़ती जाए और डिस्टेंस सेम ही हो, जैसे मान लो 2 पर्सन्स को मैंने दौड़ाया, ठीक है, दोनों पर्सन्स को मैं चाहती हूँ कि सेम टाइम के ऊपर ही वो फिनिश लाइन पे पहुंचे, ठीक है। अब एक दोनों को अगर स्पीड बराबर दोगे फिर तो वो सेम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर एक की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की स्पीड कम है, और आपको फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे ही दोनों को पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको ज़्यादा बड़ा ट्रैक देना पड़ेगा। वही बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि आपका जो डी के अंदर, डी के गैप के बीच में बैठा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो सेम टाइम पे ही गैप में आए हर बार, और स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, तो आपको ट्रैक का रेडियस बनाना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, ये वाला सेमी सर्कल जो काटा और ये वाला सेमी सर्कल जो काटा, इसमें रेडियस में फर्क है। फिर इसके बाद ये जो सेमी सर्कल काटा देखो और बड़ा हो गया, फिर अगला सेमी सर्कल काटेगा तो रेडियस और बड़ा हो गया। यानी हर बार जब जब स्पीड बढ़ रही है हम लोग डिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं, यानी ट्रैक के साइज को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से ये सेम टाइम के अंदर ही गैप पे पहुंचेगा। और जिस टाइम पे भी ये सेमी सर्कल क्रॉस करके गैप के अंदर पहुंच रहा है, यानी टाइम से फ्रीक्वेंसी आएगी, और वही फ्रीक्वेंसी हमने किसकी लगानी है, हाई फील्ड इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो ये तो आपकी वर्किंग की बात हो गई। अब हम थ्योरी पे चलते हैं, थ्योरी यानी मैथमेटिकल रिलेशंस। तो पहले तो एक लाइन लिखेंगे कि व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स एट अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी कोई प्रोटॉन या फिर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपने लिया हुआ है, व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी आपके पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में, एट राइट एंगल, देन वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जैसे आपको समझाया है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे सर्कल काट रहा है, यानी कि इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड चल रही है इस प्लेन में, तो दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यानी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस, कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, देन इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, देन द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, और चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक कर रहे हैं ना। तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, खोलें तो लिखेंगे क्यू वी बी इंटू साइन 90 डिग्री इसलिए आया क्योंकि V की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो साइन 90 इज 1, तो ये चीज़ क्या बन गई, क्यू वी बी। अब यही जो फोर्स है, अब मैंने आपको ये भी बताया है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हम बात कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है उसने ही चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक में घुमाना है। तो लिखेंगे दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इसी फोर्स ने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देनी है, यानी कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये बन गया फॉर्मूला। यहाँ से v को हमने v से कैंसिल किया, हमें तो रेडियस ऑफ ट्रैक चाहिए, तो r का आंसर आपके पास क्या आ गया, r को ऊपर लेके जाओ, दैट इज एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आपके पास पहला रिलेशन तो निकल आया, और पहला रिलेशन आपके पास यही था कि रेडियस ऑफ द ट्रैक हमें निकालना है। इसके बाद हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कल इनसाइड द डी। अब अगला पॉइंट हम निकालेंगे,
ठीक है। रेडियस ऑफ द ट्रैक निकालने के बाद अब हमने निकालना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय चार्ज्ड पार्टिकल ही है, टाइम टेकन बाय चार्ज्ड पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कल। ठीक है, टाइम, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम का तो यही फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस, सेमी सर्कल है ना, टू कंप्लीट द सेमी सर्कल, तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, अकेला पाई आर। डिवाइड किससे करना है, स्पीड से, तो स्पीड यानी कि v से डिवाइड कर दो। लेकिन r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो फ्रॉम वन r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो पाई अपॉन v इंटू आर की वैल्यू ये पड़ी, दैट इज एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, v से v कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज टाइम का आंसर क्या आ गया, पाई m डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। तो ये तो वो टाइम है जिसमें चार्ज पार्टिकल आपका सेमी सर्कल जो है, अपना सेमी सर्कल उसको कंप्लीट करता है, ये आंसर आ गया। तो दिस शोज दैट टाइम टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट एनी सेमी सर्कल इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना टाइम, देखो आप फॉर्मूला, तो दिस शोज दैट टाइम पीरियड इज independent of radius of semicircle and it remains constant। कैसे, देखो खुद ही, जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है पाई पे, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज कांस्टेंट, q चार्ज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगेन कांस्टेंट, और b क्या है, वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आप क्या रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी आप क्या रख रहे हो, फिक्स रख रहे हो, बार बार चेंज थोड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब जो टाइम का फैक्टर है, टाइम का फैक्टर क्या है यहाँ पे, कि सेमी सर्कल कितनी देर में कंप्लीट होता है, कि जो चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर मूव कर रहा है, जो सेमी सर्कल काट काट के बार बार बाहर आ रहा है, तो जो भी सेमी सर्कल ये काट के बाहर आता है वो रेडियस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब जितना मर्जी बड़ा रेडियस होगा या जितना मर्जी छोटा रेडियस होगा, उसका जो आंसर है टाइम का वो क्या रहने वाला है, फिक्स। तो ये लिखा मैंने, दिस शोज दैट द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल एंड इट रिमेन्स अ कांस्टेंट। इट सिंपली मीन्स दैट कि जब जब चार्ज पार्टिकल बड़े सेमी सर्कल को काटेगा तो अपनी स्पीड को भी उस अकॉर्डिंग बढ़ाएगा, ताकि उसका टाइम जो है वो क्या रहे, फिक्स रहे। तभी जो साइक्लोट्रॉन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल गैप के अंदर आए तभी पोलैरिटी रिवर्स हो, फिर गैप के अंदर आए तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, अगेन गैप के अंदर आए पोलैरिटी रिवर्स हो जाए। इसका मतलब हमें टाइम के फैक्टर को फिक्स रखना पड़ेगा, और टाइम के फैक्टर को फिक्स रखने का यही तरीका है कि जब जब रेडियस बढ़ेगा तब तब वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो जो है वो फिक्स रहने वाला है, ताकि आपका टाइम पीरियड का आंसर जो है वो क्या रह जाए, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमने स्मॉल टी निकाल लिया, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कल। अब हमने निकालना है कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, मतलब द कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब हमने ये निकालना है। अब देखो, अब हमने निकालना है, अगला पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी टाइम पीरियड क्या है, दिस कैपिटल टी टाइम पीरियड इज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर। तो हमने सपोज कर लिया, लेट कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर है अगर मैं बनाऊं, तो ये उसका टाइम एक्सेस होती है, यानी ये कैपिटल टी टाइम माना है। अगर मैं कैपिटल टी टाइम इसको मान रही हूँ तो इसका मतलब कैपिटल टी का हाफ t/2 ये है पॉइंट, तो हर t/2 के बाद उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर का अगर टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो इसका मतलब t/2 टाइम पीरियड के अंदर उसकी ऑसिलेशंस की पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स। तो t/2 इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो हर बार पोलैरिटी के रिवर्स होने का टाइम फिर कैपिटल T/2 हो गया। अब हम चाहते हैं कि
कि कैपिटल T/2 टाइम, यानी जब भी डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो वो वाला टाइम, और जब जब आपका इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, जब जब आपका प्रोटॉन डीज के गैप के बीच में आता है, यानी जब भी आपका प्रोटॉन सेमी सर्कल काट के डी के गैप के बीच में, और वो टाइम तो ये है सेमी सर्कल काटने का टाइम, दैट इज स्मॉल टी विच इज पाई m/q भी। हम चाहते हैं कि जब भी सेमी सर्कल काट के ये डी से बाहर आए, जो कि इतने टाइम में बाहर आ रहा है आपका प्रोटॉन पार्टिकल, तभी डी की पोलैरिटी रिवर्स हो, और डी की पोलैरिटी रिवर्स होने का टाइम हमने क्या माना है, कैपिटल T/2। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि साइक्लोट्रॉन तभी काम करेगा जब डीज की पोलैरिटी रिवर्स होने का टाइम, यानी कैपिटल T/2 किसके बराबर होगा, स्मॉल टी के, और स्मॉल टी वो टाइम है जब आपका प्रोटॉन पार्टिकल जो है वो डीज के गैप के बीच में आ रहा है। तो यानी कैपिटल T/2 को स्मॉल टी के इक्वल करना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, इसका मतलब वी हैव ऑब्टेन्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो टाइम कैपिटल T/2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डी की पोलैरिटी बदलने का टाइम, तो डी की पोलैरिटी के बदलने का टाइम कैपिटल T/2 किसके बराबर होना चाहिए, उस टाइम के जब भी आपका प्रोटॉन पार्टिकल गैप के अंदर आ रहा है। इन दोनों को इक्वल करें तो देयरफॉर कैपिटल T/2 इज इक्वल टू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज पाई m डिवाइडेड बाई QB, और कहाँ से निकाला हमने, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम 2 इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल T का आंसर निकालें तो 2 को उधर भेज दो, तो आपके पास कैपिटल T, तो देयरफॉर कैपिटल T आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो कैपिटल T विल बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB, और ये कैपिटल T क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली कैपिटल T, ठीक है। 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर। इसके बाद हमने निकालनी है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं। अब अगला पॉइंट है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को न्यू सी कहते हैं, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू सी दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आप इक्वेशन 3 में निकाल चुके हो, उसको रिवर्स कर दो, विच इज QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m। तो ये आंसर आ गया आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का, और कहाँ से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया न्यू सी का आंसर विच इज QB अपॉन 2 पाई m। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बाद हम साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, तो साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलूँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू सी बन गया विच इज इक्वल टू 2 पाई, और न्यू सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो विच इज QB डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू m। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा सी का आंसर क्या आ गया, देयरफॉर दैट इज QB डिवाइडेड बाई m। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन विच इज QB अपॉन m। अगला पॉइंट हमने निकालना है दैट इज द एनर्जी गेन्ड। अगला पॉइंट है एनर्जी गेन्ड। एनर्जी गेन्ड किसकी, एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि जब जब चार्ज्ड पार्टिकल डीज के गैप के बीच में आ रहा है, तो डीज के गैप के बीच में आने के बाद उसको क्या मिलेगी, हर बार एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कौन सी होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब जो भी एनर्जी वो गेन करेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी गेन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। और v क्या है, वेलोसिटी, और v का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलो v का आंसर नहीं पता तो r तो पता है ना, वी नो r की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, QB डिवाइडेड बाई r आपके पास क्या है, रेडियस, और रेडियस का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं mv अपॉन QB, ये तो निकाल चुके हैं। वी नो यहाँ पे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 r इज इक्वल टू mv अपॉन Q इंटू b। तो यहाँ से v निकाल लें तो इट इम्प्लाइज v को इधर रहने दो, बाकी टर्म्स उधर, दैट इज QB अपॉन m। ये आपके पास क्या बन गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, QB अपॉन m। अब यही वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी के इस v में डाल दो, ठीक है। तो बोर्ड वाला पार्ट लिखूं ताकि मैं ऊपर वाला जो है उसको क्लीन कर सकूं। तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर आप डालेंगे आगे ऊपर, तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, तो देयरफॉर एनर्जी गेन विच इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv का स्क्वायर, और v की जगह पे हमने क्या डाल दिया, QB डिवाइडेड बाई m। इसका तो स्क्वायर होना है आगे,
फर्दर इस पार्ट का स्क्वायर है तो ये बनेगा 1/2m इंटू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गए m और m आपस में, तो यानी ये एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन गया 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी गेन्ड। ठीक है, एनर्जी गेन्ड का एक्सप्रेशन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड निकालें अगर, तो देखो 1/2 कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, क्यू क्या है चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन की। अब जो भी एक बार आपने प्रोटॉन डाल दिया डीज के गैप में, जो भी सोर्स पार्टिकल आपने रख दिया वो तो वही रहना है फिक्स। तो क्यू भी फिक्स है, बी भी फिक्स है, एम भी फिक्स है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है। आर क्यों? रेडियस ऑफ द ट्रैक, क्योंकि पहले प्रोटॉन छोटा सेमी सर्कल काट रहा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी रेडियस चेंज हो रहा है ना। तो यानी देयरफॉर ये जो एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल यानी प्रोटॉन पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, तब होएगी मैक्सिमम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो कांस्टेंट है, जब रेडियस की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। यानी जब भी आपका प्रोटॉन पार्टिकल लास्ट वाले ट्रैक के अंदर चलेगा, यानी लास्ट सेमी सर्कुलर ट्रैक के अंदर चलेगा, उस पॉइंट पे इसके पास एनर्जी गेन्ड क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो लिख लेंगे एक लाइन, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल अक्वायर मैक्सिमम एनर्जी व्हेन इट इज एट द पेरीफेरी ऑफ द डीज। पेरीफेरी का मतलब आउटर बाउंड्री। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम, 10 द पॉजिटिवली charged particle will acquire maximum energy when it is at the periphery of D's। पेरीफेरी ऑफ डीज मैं आपको बता चुकी हूँ। पेरीफेरी का मतलब क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द डीज, कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डीज की आउटर बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, और तभी वो विंडो से क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। रह गया है साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस का पॉइंट, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है पूरा क्वेश्चन जो है वो साथ में ही आता है, लिमिटेशंस भी साथ में पूछ लेते हैं। 3 मार्क्स का आर्टिकल है जो आज की डेट में आने वाला है, वो 3 मार्क्स का है, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम जो है वो थोड़ा ईजी आएगा। तो हो सकता है साइक्लोट्रॉन का जो ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स की वेटेज में भी आ जाए, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका कोई इजी क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट वो तो बिल्कुल भी ना रहे आपका फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो इसको नोट डाउन करें। आगे हम करते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द साइक्लोट्रॉन। टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने थ्योरी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कर लिया। अब आगे हमने करनी है लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। तो लिमिटेशंस अगर लिखें इसके लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस में वेरी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन से भी और इजी चले जाते हैं। हमने सारे रिलेशंस अगर देखो आप गौर से, तो हर एक रिलेशन के अंदर क्यू आ रहा है। क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू। इसका मतलब अगर कोई एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, कोई भी अनचार्ज पार्टिकल है लाइक न्यूट्रॉन, उसको ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। तो सबसे इजी ड्रॉबैक तो यही है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पहले तो हम यही लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। कि अनचार्ज पार्टिकल्स को तो एक्सेलरेट ये करवा ही नहीं सकता। एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रॉन की, जैसे कि न्यूट्रॉन पार्टिकल हैं तो इनको एक्सेलरेट नहीं करवा सकता साइक्लोट्रॉन। रीज़न आपको मैंने बता दिया है। रीज़न यही है कि अनचार्ज पार्टिकल्स जो भी होंगे आपके पास, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ना तो उन पे इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स लगने वाली है, ना मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और साइक्लोट्रॉन काम ही इन दोनों फोर्सेस के बेसिस पे कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स मिलके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करवा रहे हैं और सर्कुलर ट्रैक में घुमा भी रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो यानी पहला ड्रॉबैक तो यही कि अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव अ वेरी स्मॉल मास। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन
कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मास। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, पहली वीडियो में भी ये चीज़, कि जब कोई चीज़ हल्की होगी तो वो इजीली आउट ऑफ फेज चली जाएगी। आउट ऑफ फेज का मतलब जल्दी स्लिप कर जाएगी, स्किप कर जाएगी। यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस होंगी उस वजह से इलेक्ट्रॉन ने इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी गेन कर लेनी है कि वो ज़रूरत से पहले ही जो है गैप के अंदर आके बैठ जाएगा, जिस वजह से साइक्लोट्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ये ऐसे नहीं बोला गया, बल्कि एक्सपेरिमेंटली इट वॉज, मतलब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई किया हुआ है कि हाँ भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएं तो साइक्लोट्रॉन सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ज़्यादा कम है एंड दे ईजिली गो आउट ऑफ फेज। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक देम टू गो क्विकली आउट ऑफ फेज बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई स्पीड। क्योंकि ईजी, हल्की जब चीज़ है तो ईजिली वो क्या कर लेगी, स्पीड भी गेन कर जाएगी। और जब ईजिली स्पीड गेन करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच ही नहीं कर पाएगी, जिस वजह से जो है काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम इतना भी लिख रहे हैं तो एनफ है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग कि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ ही एक ऐड और लाइन कर लो आप, मैं वर्बली डिक्टेट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स देम गो क्विकली आउट ऑफ फेज। या फिर ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल गेन वेरी हाई स्पीड, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स विल गेन वेरी हाई स्पीड, की बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर जाते हैं एंड the oscillating electric field makes them go quickly out of phase। आउट ऑफ फेज का मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी जो है वो डी के गैप के अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले ही आके बैठ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजोनेंस होना बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस मतलब वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस जब भी बदले, यानी डीज की पोलैरिटी जब जब बदले, उसी इंस्टेंट के ऊपर हमें चाहिए कि प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी है वो डी के गैप के अंदर आके बैठा हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले ही आ जाएगा तो इसका मतलब फेज जो है वो नहीं बन पाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास लार्ज मास होता है एंड दे कैन नॉट मूव एट अ लिमिटलेस स्पीड इन अ साइक्लोट्रॉन। कि ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जितनी मर्जी स्पीड दे सकते हैं, एक उसके ऊपर भी एक बैरियर है, एक लिमिट है। रीज़न यही है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उनका मास ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनको एक्सेसिवली हाई स्पीड हम नहीं दे सकते, कुछ लिमिट तक ही जो है इनको स्पीड दी जा सकती है। तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग लार्ज मास कैन नॉट मूव एट पॉजिटिवली charged particles having large mass, high mass लिख लो, large mass लिख लो, कैन नॉट मूव एट लिमिटलेस स्पीड्स। ठीक है, मतलब स्पीड के ऊपर भी बैरियर है कि ऐसा नहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जितना मर्जी आप एक्सेलरेट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला है लिमिटेशंस के 3 पॉइंट्स हैं, तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट्स एनफ भी हैं। उसके बाद हमने लिखने यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूजेस जो है मैं वर्बली आपको समझा देती हूँ कि यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है। आप किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं इनको, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हैं। यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन का सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रेडियोएक्टिव मटेरियल फॉर द मेडिकल पर्पसेस। कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को प्रोड्यूस करना हो, यानी कि किसी भी एक न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना हो इनटू द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई, क्योंकि जब भी कोई एक न्यूक्लियाई टूटता है इनटू द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई, ऐसा कुछ भी हमें काम करना हो तो हम किसको यूज़ करते हैं, साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में भी इसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स, मतलब अगर हमें आयंस वगैरह ऐड करने हो किसी भी सॉलिड के अंदर यानी कोई कंडक्टर के अंदर अगर मुझे आयंस ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना हो तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से, ट्रेमेंडस एनर्जी से, जब हम किसी चीज़ को किसी एटम के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ बम्बार्ड करवाएंगे तो वो चीज़ उसके अंदर ही पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी। इसका मतलब हम क्वालिटी ऑफ सॉलिड को इंप्रूव करके यानी आयंस को ऐड करके किसी भी सॉलिड की क्वालिटी को इंप्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग द साइक्लोट्रॉन। और वो तो पहला पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि एटॉमिक न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करके आप जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं उस एनर्जी से, या आप न्यूक्लियर रिएक्शंस भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्योंकि साइक्लोट्रॉन से हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी हैवी न्यूक्लियाई को बम्बार्ड कराना पड़ता है किसी भी पार्टिकल के साथ, ताकि वो न्यूक्लियाई जो है स्प्लिट कर जाए इनटू द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यानी इसका मेडिकल पर्पज में भी यूज़ है, सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करवाने में यूज़ है, किसी भी सॉलिड की क्वालिटी को इंप्रूव करवाने में यूज़ है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने में भी हेल्पफुल है। एक पॉइंट और जो है साइक्लोट्रॉन के अंदर, या जो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छी तरह खुद ही प्रिपेयर करना है। मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ बता देती हूँ कि क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है एज अ होमवर्क कि राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन। कि साइक्लोट्रॉन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाता है चार्ज पार्टिकल को, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने की कोशिश करता है। अगर इन दोनों में से एक भी फील्ड ना हो, फॉर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ओनली मैग्नेटिक ही है, तब भी आपका साइक्लोट्रॉन काम नहीं कर पाएगा। रीजन इज दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, सिर्फ मैग्नेटिक हो, तो चार्ज पार्टिकल एक ही रेडियस के ट्रैक में घूमता रहेगा, उसका रेडियस बढ़ने ही नहीं वाला। रेडियस बढ़ाने का काम ही इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको डीज के गैप के अंदर कर देती है एक्सेलरेट, और जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेट होगी उसको सेम टाइम पे पहुंचना है तो उसका रेडियस ऑफ ट्रैक भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चीज़ को एक्सेलरेट करवा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस वजह से इसका रेडियस बढ़ता है। और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमा रही है। अगर अकेली मैग्नेटिक होगी तो एक ही रेडियस का सर्कल है जिसमें वो घूमता रहेगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी बढ़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। और मैग्नेटिक फील्ड उसको उसी रेडियस के ट्रैक सर्कल में घुमाती रहती है। क्योंकि देखो, अगर अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपको बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन बनाना पड़ेगा। छोटे से साइक्लोट्रॉन से ही काम हो जाए उसका बेस्ट मेथड है किसी भी चीज़ को घुमा घुमा के उसके रेडियस को बढ़ाते जाओ। ठीक है, अगर आप उसको चीज़ को घुमाते जाओगे तो आपको एक तो जगह कम चाहिए उसको एक्सेलरेट करवाने में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर एक्सेलरेट करवाओगे तो बहुत खुली जगह चाहिए। तो यानी जो है छोटी सी जगह में ही इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके, इफेक्टिव तरीके से हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा पाएँ, तो इसलिए इन दोनों फील्ड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। दोनों में से अगर एक फील्ड भी नहीं होगा तो साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने खुद प्रिपेयर करना है अपनी वर्डिंग में कि फंक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इन अ साइक्लोट्रॉन, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव कम इन द अर्लियर ईयर्स इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इसको आप प्रिपेयर कर लें एंड आई होप दैट आपको साइक्लोट्रॉन का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम साइक्लोट्रॉन भी कर चुके हैं, अब हम बायोट-सेवरेट लॉ भी कर चुके हैं, और आगे हमने करने हैं बायोट-सेवरेट लॉ के कुछ एक न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। इसके बाद हम चलेंगे अपने नए टॉपिक के ऊपर विच इज़ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो प्लीज़ साथ साथ अपनी चीज़ों को याद करते जाएं। मैं हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ कि साथ साथ चीज़ों को करते जाएं कवर, क्योंकि एक बार लॉकडाउन ओपन हो गया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि जो चीज़ें स्लो चल रही हैं उनको आप जो है आराम से करते जाएं। तो बेस्ट इज़ दैट कि अब जैसे साइक्लोट्रॉन का टॉपिक मैंने करवा दिया तो प्रिपेयर इट फुली, क्योंकि आपके 3 या 5 नंबर जो हैं इस टॉपिक के पक्के हो जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो होते ही हैं 95%। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कर लो। थैंक यू सो मच एंड होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।